नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह में आपका स्वागत है। और आज हम भारत और सऊदी अरब के जो संबंध के बीच में बात कल चर्चाएं हम लोग कर रहे थे, उसमें आज आगे का पार्ट देखेंगे, यानी कि भारत और सऊदी अरब का संबंध भाग 2 पढ़ेंगे। और इस भाग में हम जानेंगे कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक संबंध कितना मजबूत है। साथ ही साथ यह देखेंगे कि भारत और सऊदी अरब के बीच जो सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष है वो है कितना मजबूत है, यानी कि सांस्कृतिक और धार्मिक जो संबंध है भारत और सऊदी अरब के बीच वो कितना मजबूत है। और इसके साथ ही साथ यह भी दिखेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी यह संबंध कितना मजबूत है। रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ रक्षा और सामरिक क्षेत्र में भी कितना संबंध मजबूत है। इसके बाद देखेंगे हम कि चिकित्सा के क्षेत्र में दो देशों ने एक दूसरे के प्रति क्या सहयोग किया है। उसके बाद हम आएंगे सऊदी अरब द्वारा जारी विजन 2030 से भारत को किस प्रकार लाभ हो सकता है, हम यह भी समझेंगे। तो ये भाग 2 भारत और सऊदी अरब का रिलेशन मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। चलिए आइए समझते हैं इसे। एक ओवरऑल नॉलेज के विषय के रूप में एक समझते हैं, एक छोटी सी समझ विकसित करते हैं। जैसा कि कल मैंने कहा कि भारत और सऊदी अरब के संबंध काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, तो उसके बाद से ही संबंध 1955 के बाद से संबंध चले आ रहे हैं। उससे पहले की 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब समुद्री मार्ग से भारत आया था, तो वहाँ से उसके संबंध चले आ रहे हैं भारत और सऊदी अरब के। इसके बीच जैसे ही 21वीं सदी का आरंभ हुआ, तो यह संबंध और मजबूत होने लगे। इसका कारण यह है कि 21वीं सदी से पहले ये संबंध इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि आप सब जानते हैं इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत का झुकाव 1947 से लेके 2000 तक ज़्यादातर यूएसआरआर के तरफ था, और सऊदी अरब का झुकाव जो है कि अमेरिका की तरफ था। इस वजह से दोनों में बहुत से मतभेद थे, लेकिन अब ये कमियां और मतभेद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच पहला जो संबंध है, व्यापारिक संबंध, कितना मजबूत है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो भारत के जो शीर्ष व्यापारिक 7 देश हैं, उन देशों में सऊदी अरब सबसे एक महत्वपूर्ण देश के रूप में आता है, और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी कि भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार सऊदी अरब है। जी हाँ, भारत को सऊदी अरब तेल की भी आपूर्ति करता है, इसलिए भी सऊदी अरब और भारत के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि तेल जो है ऊर्जा का एक स्रोत है और एनर्जी के लिए तेल आवश्यक होता है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में भी सऊदी अरब का भारत के लिए महत्व है। एक बात और समझते हैं कि सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का एक सदस्य है, और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का एक सदस्य है। इस दृष्टि से भी इन दोनों के संबंध और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतना क्लियर? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन है, वर्तमान समय में इसमें टोटल 122 देश के लगभग शामिल हैं, और सऊदी अरब इसमें शामिल होने वाला 73वां देश है। इस वजह से यह संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सऊदी अरब भारत के लिए एक तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस का सऊदी अरब एक सदस्य और भारत भी है सदस्य। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब आते हैं दोनों के द्विपक्षीय व्यापार की बात। तो जहां भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय व्यापार की बात है, तो
52.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोनों देशों के बीच व्यापार होता है वर्तमान जानकारी के अनुसार। यानी कि वर्तमान जानकारी के अनुसार दोनों देश भारत और सऊदी अरब के बीच 52.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। तो इस दृष्टि से यानी कि व्यापारिक दृष्टि से तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों के संबंध। इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भारत और सऊदी अरब के संबंध कितने मजबूत हैं। तो अगर हम 2021 के आंकड़े पर नजर डालते हैं तो भारत और सऊदी अरब के जो इन्वेस्टमेंट पर नजर डालते हैं तो सऊदी अरब ने भारत में 5.8 अमेरिकी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया था कब 2021 में। अब जब वर्तमान समय 2023 के आंकड़े पर नजर डालते हैं तो यह 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है। यानी कि सकारात्मक पहलू, एक तरीके से पॉजिटिव व्यू सऊदी अरब की तरफ से इंडिया की तरफ आ रहा है। यानी कि एक सकारात्मक पहलू है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है कि बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो जैसा कि हमने समझा कि व्यापारिक संबंध ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। अब सब लोग जैसे जानते हैं कि दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब जो है कि एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि इस्लामिक देश है, और भारत में भी मुसलमानों की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि हिंदुओं के बाद भारत में मुसलमानों की जनसंख्या ही सर्वाधिक पाई जाती है हिंदुओं के बाद। और जो भारतीय हिंदू हैं वह उसमें से बहुत से भारतीय हिंदू ऐसे हैं, हिंदू भी ऐसे हैं और मुसलमान भी ऐसे हैं और ईसाई भी ऐसे हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि बहुत से भारतीय ऐसे हैं कि जो चाहे वो एनआरआई के रूप में हो, चाहे वो पीआईओ के रूप में हो, वो जाके सऊदी अरब में रहते हैं। और खास तौर से यह जो समुदाय सऊदी अरब में रहता है यह एक व्यापारिक समुदाय है, यानी कि व्यापारिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस दृष्टि से दोनों के संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो एक पॉपुलेशन के, धार्मिक पॉपुलेशन के आधार पर हम समझते हैं, या पॉपुलेशन के आधार पर समझते हैं हम कि वो सऊदी अरब में कितने परसेंट भारतीय रहते हैं, कितनी जनसंख्या उनकी, किन किन शहरों में और कहाँ कहाँ रहते हैं। तो हाल ही के आंकड़े बताते हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है जो कि सन 2018 की रिपोर्ट में से बताते हैं कि सऊदी अरब में लगभग 2.6 यानी 26 लाख लोग रहते हैं। और एक्यूरेट आंकड़ा देखा जाए तो 25.95 लाख का है जो इंडियन सऊदी अरब में रहते हैं। 2018 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, भारतीय विदेश मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट यह कहती है कि सऊदी अरब में भारत के 25.95 लाख इंडियन लोग सऊदी अरब में रहते हैं। समझ रहे, एक वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना मेजर भाग है इंडियन पॉपुलेशन का। और हाल की एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार हम बताते हैं, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं न्यूज चैनल के आधार पर है, जो अभी ये आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं उसे, कि प्रत्येक अगर 10 व्यक्ति हैं, यानी कि अगर 10 व्यक्ति हैं सऊदी अरब में, 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति क्या है, 10 में से एक व्यक्ति क्या है,
10 में से एक व्यक्ति बताते हैं भारतीय है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलिए एक नजर डालते हैं संक्षिप्त रूप में कि भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में जनसंख्या कितनी है। अगर भारतीय राज्य या समुदाय आधारित भारतीय जनसंख्या देखी जाए कि भारत में जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, केरल हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और जो भारतीय राज्य हैं और जो भारतीय यूनियन टेरिटरी है यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनकी कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन जो है कि सऊदी अरब में जो है कि सर्वाधिक पॉपुलेशन केरल के लोगों की है, जहां की राजभाषा मलयालम है। प्रश्न ऐसे भी आता है कहीं कि मलयालम जो है राजभाषा भारत के किस राज्य की है, तो ध्यान रखिएगा कि केरल राज्य की राजभाषा मलयालम है। यानी कि मलयालम समुदाय के जो लोग हैं वो सऊदी अरब में, यानी मलयालम समुदाय के जो भारतीय लोग हैं वो सऊदी अरब में उनकी जनसंख्या 40% है। वही तेलंगाना पर आते हैं तो इनकी जनसंख्या 20 से लेके 25% है सऊदी अरब में तेलंगाना राज्य के लगभग 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो वहाँ कहाँ रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं। और शेष 40% मलयालम हुए, 20 से 25% तेलंगाना वाले हुए, तो 40 20 60, अभी 60 या 65 मान लो। बाकी रेस्ट जो शेष पॉपुलेशन बचती है 3 राज्यों की, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान, बाकी इनकी पॉपुलेशन सऊदी अरब में जाकर रहती है। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से भारतीय राज्य की जनसंख्या जो सर्वाधिक रूप में सऊदी अरब में रहती है, तो इसका आंसर होगा केरल राज्य की जनसंख्या। या घुमा के पूछ लेगा किस भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं, तो मलयालम समुदाय के लगभग कितने प्रतिशत, 40% लोग। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, और रेस्ट महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान। इतना क्लियर। तो हमने ये जान लिया है कि अभी कि समुदाय आधारित भारतीय राज्य के जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत सऊदी अरब में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं धर्म आधारित भारतीय जनसंख्या सऊदी अरब में, कि सऊदी अरब में जो भारत के लोग रहते हैं धार्मिक आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या में कौन से धर्म के लोग सऊदी अरब में, भारतीय लोगों की बात कर रहा हूं, निवास करते हैं। तो सर्वाधिक रूप से, चूंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मुसलमानों के लिए एक उत्तम स्थल माना जाता है। प्रवासी भारतीय मुसलमानों के लिए सऊदी अरब एक उत्तम स्थल माना जाता है, इसलिए क्योंकि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए ज्यादातर भारतीय मुसलमान सऊदी अरब में जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रीय धर्म क्या है, इस्लाम है। इस वजह से मुसलमानों की लगभग, यानी भारतीय मुसलमानों की लगभग 93% जनसंख्या जो है सऊदी अरब में रहती है। यानी भारतीय मुसलमानों की 93% जनसंख्या सऊदी अरब में निवास करती है। वही अगर ईसाई धर्म की बात करते हैं तो 5% भारतीय जो ईसाई हैं, 5% ईसाई भारतीय लोग जाकर सऊदी अरब में रहते हैं। अब चलो थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। मुसलमान हुआ कितने प्रतिशत, 93%। भारतीय मुसलमान 93% सऊदी अरब में रहते हैं। उसके बाद कौन सा समुदाय का नंबर आता है, ईसाई का, जो कि मात्र 5% है। तो 93 + 5 जोड़ते हैं तो 98 हो जाता है। अब रेस्ट कितना बचता है, 2%। जो अन्य भारतीय लोग हैं, जो जैसे ईसाई और मुसलमानों को छोड़कर जैसे हिंदू हुए, पारसी हुए, या जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो 2% लोग
भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। इस आधार पर अभी हमने दो इसके भाग समझे धार्मिक आधार पर, कि वह भारतीय जनसंख्या जो राज्यों से संबंधित है तो सर्वाधिक मलयालम यानी केरल राज्य की जनसंख्या रहती है, उसके बाद तेलंगाना की, फिर महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान। ओके। और धर्म के आधार पर आते हैं तो मुसलमान सर्वाधिक 93% कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब में। भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ईसाई 5%, भारतीय ईसाइयों की बात कर रहा हूँ। और शेष अन्य धर्म यानी 2%, जैसे हिंदू हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, वो जाके सऊदी अरब में रहते हैं। आगे ये भी बताऊंगा कि इसका क्या कारण है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं और ईसाई और हिंदू लोग वगैरह कम जाते हैं वहाँ पर। अब इसका तीसरा व्यू आता है जो सऊदी अरब के शहरों में भारतीय प्रवासी नगर। हमने तो राज्य के आधार पर देख लिया भारत की कितनी जनसंख्या है और धर्म के आधार पर देख लिया। अब ये देखते हैं कि सऊदी अरब की कुछ सिटी हैं जो प्रसिद्ध शहर कहे जाएंगे वहाँ के, जैसे कि रियाद, जेद्दा, दम्मम, जुबैल और जिनान। ये जो 5 टॉप 5 जो स्टेट हैं, सॉरी टॉप 5 जो सिटी है सऊदी अरब की, जैसे रियाद, तो रियाद में सर्वाधिक इंडियन पॉपुलेशन है। जी हाँ, अगर कोई पूछता है कि सऊदी अरब के किस शहर में सर्वाधिक भारतीय रहते हैं, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके सीधा सीधा बोल देना है कि रियाद। कितनी पॉपुलेशन? लगभग 10 लाख इंडियन। जी हाँ, ये ताजा आंकड़ा है 2023 का। लो, उसके बाद आता है सऊदी अरब के दूसरे शहर का नाम जिसका नाम है जेद्दा। यहाँ पर लगभग 70,000 इंडियन, सॉरी यहाँ हजार लिख देता हूँ, 70,000 इंडियन जाकर रहते हैं। शेष जो 3 कंट्री है दम्मम, जुबैल और जिजान, यहाँ पर रहते हैं। शेष जो भारतीय यानी 30 लाख जो भारतीयों की बात कर रहा हूँ, 30 लाख में से 10 लाख ये निकल गए, 70,000 ये निकल गए, तो लगभग 10 लाख 70,000 निकल चुके। अब 30 लाख में से घटा दो 10 लाख 70,000, जो रेस्ट बचते हैं वो दम्मम, जुबैल, जिजान जो शहर है, इनके अलावा और भी जो शहर है उनमें रहते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन इन सऊदी अरबिया, नंबर 1 सिटी रियाद एंड सेकंड इज जेद्दा। दैट्स क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना बड़ा 30 लाख जो भारतीय लोग हैं उसमें से कितना बड़ा एक हिस्सा हो गया जो सऊदी अरब में जाकर रहता है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया सऊदी अरब के लिए भारतीय संबंध। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो एनआरआई लोग होते हैं वो भैया मनी पैसे लाते हैं और जो पैसे हमारे देश में भेजते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में पैसे की मात्रा बढ़ती है और साथ साथ में क्या होता है, हमारे देश में जब पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो यार सब कुछ होगा फिर। यानी कि मनी क्या है, यानी कि मनी क्या है, मनी एक पावर है यार, जिसे हम कहेंगे मनी। जैसे कि समाजशास्त्र में मुझे थ्योरी याद आती है कि जो पैसा है वह सारी संरचनाओं को, जो ऊपर की सारी संरचना है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो चिकित्सा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पैसा इन सबको कंट्रोल करता है। तो समझ रहे हैं मनी इज द मेन पावर इन द वर्ल्ड। इसलिए पैसे पर फोकस करो, पैसा कमाओ। इतना समझ में आया? अब चलो एक नजर सऊदी अरब पर डाल लेते हैं। सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है, सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है
16 सितंबर 2023 के अनुसार जो सऊदी अरब की जनसंख्या है वह लगभग इतनी है। ठीक है, इतनी कितनी गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये तो करोड़ों में पहुंच गई। लगभग ये मान लेते हैं कि जो सऊदी अरब की पॉपुलेशन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3 करोड़ 70 लाख के समथिंग इसकी जनसंख्या है। 3,70,57,379 इसकी जनसंख्या है, जो कि टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसका 0.46% जनसंख्या सऊदी अरब में निवास करती है। अब जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अगर विश्व की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 1% से भी कम है। लेकिन अगर भारतीय जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए कितने लोग रहते हैं तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है जो सऊदी अरब है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस्लाम में आप लोग जानते हैं कि यहाँ भी धार्मिक आधार पर थोड़ा लोग बटे हुए हैं। इस्लाम के अंदर की बात कर रहा हूँ, जैसे शिया सुन्नी का विवाद सुना ही होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो सुन्नी लोग हैं वो सर्वाधिक मात्रा में, उसके बाद यहाँ शियाओं की जनसंख्या है, यानी कि जो शिया लोग हैं मुस्लिम धर्म में, उसके बाद आता है अहमदिया लोगों का। ये अज्ञात है, इनका कोई व्यू नहीं है कितने लोग हैं अहमदिया पंथ या संप्रदाय को मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जो सुन्नी लोगों की पॉपुलेशन है मुसलमानों में, सऊदी अरब में जो सुन्नी मुसलमान हैं, वह है सऊदी अरब की जो टोटल जनसंख्या है उसका 75 से 85% भाग सुन्नी मुसलमानों का ही है। उसके बाद 10 से 15% भाग शिया मुसलमानों का है। और अब 85, 5, 90, 10, 100 तो यह होगा, लेकिन लगभग ये कहते हैं जो अहमदिया समुदाय है वो अज्ञात है, उसमें कोई है नहीं लिखे में कि वहां पर कितने अहमदिया पंथ या संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। यह जो अहमदिया संप्रदाय है यह भी मुसलमानों का ही एक संप्रदाय है। जस्ट क्लियर। तो हमने जाना कि व्यापारिक संबंध के रूप में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के व्यापार में ऊर्जा और निवेश आ जाते हैं, तो किस प्रकार से संबंध ये पॉजिटिव है, दोनों देशों के संबंध रखना सकारात्मक हो सकता है। तीसरा हमने जाना धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष, डायस्पोरा, जिसे हम डायस्पोरा बोले, लगभग 30 लाख यानी कि 2.6 मिलियन भारतीय लोग सऊदी अरब में जाके रहते हैं। तो प्रवासी भारतीयों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपने बहुत ही फेमस एक यात्रा सुनी होगी मुसलमानों में, जिसका नाम है हज की यात्रा। जी हाँ, सऊदी अरब में 2 शहर हैं जिनका नाम है मक्का और मदीना। तो हर साल पूरे विश्व से लोग हज की यात्रा करने, पूरे विश्व से कौन से लोग, मुस्लिम लोगों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर सऊदी अरब में मक्का और मदीना आते हैं हज की यात्रा करने। उसमें से हज की यात्रा में जितने भी लोग आते हैं उसमें से एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। जैसा कि हम पहले बता ही चुके हैं, G20 में बताया ना इंडोनेशिया के बारे में, तो याद रखना। इससे पहले कौन अध्यक्ष था G20 का? इंडोनेशिया। तो हज की यात्रा करने बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं। उसमें जो भारतीय मुसलमानों की संख्या है हज की यात्रा में, वह सेकंड लार्जेस्ट हज यात्री के रूप में जानी जाती है। यानी कि पहले नंबर से जो मुस्लिम लोग आते हैं हज की यात्रा करने, वह उस देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक मात्रा में इंडोनेशिया से मुस्लिम लोग आते हैं
हज की यात्रा करने सऊदी अरब, क्योंकि इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम माहौल, और सबसे ज़्यादा मोस्ट देन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है, नंबर 1 शहर है। मुस्लिम जनसंख्या का जो शहर है सर्वाधिक, वो इंडोनेशिया ही है। और दूसरे नंबर पे जो हज की यात्रा करने आते हैं वो आते हैं भारतीय लोग। तो हाल ही में एक सकारात्मक पहलू देखने को यह मिलता है कि सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि जो सऊदी अरब में यात्रियों का परमिट था, पहले 1,70,000 यात्री 1,70,000 यात्री हज की यात्रा करने जाते थे। अब बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया, 1,70,000 का जो आंकड़ा थे, यानी 1 लाख, हर साल 1,70,000 भारतीय मुसलमान हज की यात्रा करने जा सकते हैं। अब वर्तमान समय में यह 2 लाख हो गया, यानी कि 2 लाख भारत से जो मुसलमान लोग हैं वो हज की यात्रा करने जाते हैं। तो अब 2 लाख है, पहले 70,000 था। इस प्रकार से देखा जाए तो 30,000 मुस्लिम लोगों को, यानी हज यात्रियों को का इजाफा हुआ है। तो एक सकारात्मक पहलू के रूप में इसे देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर परमिशन 1,70,000 लोगों की थी कि 1,70,000 मुस्लिम भारतीय हज यात्री जा सकते हैं, अब 2 लाख हो गई। दोनों के संबंध में, यानी कि भारत और सऊदी अरब के संबंध में कहीं ना कहीं यह एक सकारात्मक पहलू नजर आता है 21वीं सदी का। जी हाँ, एक तो ये हो गया हज के आधार पर। दूसरा, मुसलमानों में एक बहुत ही, इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमानों में एक, आपने बहुत फेमस शब्द सुना होगा, जकात और सदका। जी, जो जकात और सदका है यह क्या है, चलो समझते हैं। जकात एक तरीके से क्या है, ये दान है, जकात और सदका। तो इस्लाम धर्म कहता है कि जो भी इस्लाम धर्म वाले हैं, यानी कि जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, कौन मानता है, मुसलमान। जो भी इस्लाम धर्म को मानता है, यानी जो भी मुसलमान है, उन्हें अपनी एनुअल इनकम का, यानी कि उन्हें अपनी वार्षिक इनकम का 20% दान करना पड़ेगा। तो यह क्या है, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अरब कंट्री में कोई गरीब नहीं है, वहाँ अपने यहाँ है गरीब, गांव में, बिहार में और देशों में भी गरीब है, ऐसा नहीं है। लेकिन अरब कंट्री में उन लोगों के पास पैसा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पैसा अधिसंरचना का निर्माण करती है, जिससे कि अधोसंरचना को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, तो अरब कंट्री में पैसा बहुत है भैया। तो जितने भी मुस्लिम कंट्री है, अरब कंट्री और जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो क्या करते हैं, वहां के लोग जो अपनी साल भर की इनकम है उसका 20% दान करते हैं। तो जो 20% ये दान है जो मुसलमानों द्वारा, जो सऊदी अरब के मुस्लिम हैं, या 20% दान करेंगे, तो दान को कौन रखे, कहाँ दान करेंगे, गवर्नमेंट के पास ही करेंगे या वहाँ की किसी ट्रस्ट में करेंगे। तो वो जो पैसा जो इकट्ठा होता है 20%, जो जकात और सदका का पैसा होता है, उसका कुछ हिस्सा क्या है, सऊदी अरब गरीब देशों को दान के रूप में देता है। और इसी पैसे का स्वाभाविक, जब दान के रूप में देगा, जिन देशों में, किन देशों को दान के रूप में देता है, उन देशों को दान के रूप में देता है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब भाईचारा देख रहे हो इधर, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय विद्यमान है और सारे जहां में जो मुस्लिम समुदाय विद्यमान है, यहाँ एक भाईचारे की जो मिसाल है वहाँ पर एक हमें नज़र आ रही है, और होनी भी चाहिए। हमारे जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे भी जितने भी धर्म वाले भाई हों,
और भाईचारा तो होना चाहिए, लेकिन भाईचारे से ऊपर भी एक बढ़ के होता है जिसे हम बोलते हैं कि मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इसके अलावा हम यह भी कहेंगे कि आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप जिस राष्ट्र में रहते हैं तो धर्म से बढ़कर आपके लिए पहले राष्ट्र सर्वोपरि है और होना भी चाहिए। ठीक है। तो ये जो 20% दान है, ये क्या करते हैं, अरब कंट्री वाले उन देशों को देते हैं जहां पर मुसलमान लोगों की पॉपुलेशन, जनसंख्या है, और जो देश गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की है, तो भारत को भी कहीं ना कहीं इसी 20% में से जितना भी मिलता हो, इतना तो मुझे नॉलेज या आइडिया नहीं है कितना आता है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा तो आता है। और जो ये हिस्सा ये भारत में आता है सदका और जकात का, जो तो सऊदी अरब चूंकि अरब कंट्री में, तो सऊदी अरब जो देता है दान, तो इस दान का जो पैसा है हमारी भारत सरकार नहीं रख लेती भैया खुद। जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र होगा और भी कई योजनाएं जो लागू होती है, उनके ऊपर भारत सरकार भी खर्च कर देती है और भारत सरकार भी रखती है। और जब भारत सरकार खर्च करती है तो वो भैया सबके लिए जाता है, सबके ऊपर खर्च होता है उस समय जो जो लोग प्रेजेंट होंगे। तो धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर हम देखेंगे, अगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सीधा देखना कि हज यात्रा के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या के रूप में इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब भारत के लिए। तीसरा, व्यापारिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के बीच लगभग क्या 52.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर अभी हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी महत्वपूर्ण है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब ने भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। जो पहले 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो 2023 का आंकड़ा बताता है 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इतना समझ लिया, क्लियर। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा, अरे इसमें नहीं लिखे हैं, आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि जब सऊदी अरब जो है कि मुस्लिम कंट्री है, तो आप बात कर रहे हैं कि वहां पर ईसाई लोग भी आते हैं, अन्य धर्म कुल वाले लोग भी आते हैं, यानी 5-7% लोग जो भारतीय प्रवासी हैं ये वहां पर रहने जाते हैं, 93% तो मुसलमान हुए, तो जी हाँ जाते हैं। तो फिर इनका क्या है जब मुस्लिम कंट्री है? इनका इतना है कि सामूहिक रूप से इन्हें प्रार्थना यानी कि पूजा पाठ करने का सार्वजनिक रूप से अधिकार नहीं है, और ना ही ये खुले में वहां पर सार्वजनिक रूप से पूजा कर सकते हैं। ऐसा एक मामला सामने भी आया था जिसमें कुछ ईसाई लोग थे किसी अन्य कंट्री के, इतना मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, तो जब वो प्रे कर रहे थे तो सऊदी अरब की सरकार ने लगभग वहां जितने लोग भी 25 या 26 लोग होंगे, जितने भी लोग थे वहां पर उठाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। तो इस मामले से देखा जाए तो इस्लाम को मानने वालों के अलावा सऊदी अरब में अन्य धर्मों को सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म को मानने यानी कि पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर अगर मेरी समझ से देखा जाए तो ये सऊदी अरब का जो है एक नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आता है हमारे अकॉर्डिंग। यार आई एम इंडियन, इसलिए हमारे अनुसार, क्योंकि अगर ईसाई और अन्य धर्म हिंदू लोग भी वहां रह रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ कम से कम पूजा पाठ के यानी धार्मिक भावनाएं उनके मामले में तो आज़ादी होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम लोग हैं, लेकिन उन्हें आज़ादी दी गई है हमारी सरकार ने कि वो सामूहिक रूप से सार्वजनिक रूप से पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ भी देना चाहिए। अगर मेरे समझ से अगर ये हो जाता है तो संबंध और मजबूत हो जाते हैं। अब देखते हैं रक्षा और सामाजिक और सामरिक क्षेत्र में। सामाजिक तो यहाँ से रिलेटेड कर दिया, ये समाज का ही पार्ट आ गए, हज की यात्रा वगैरह हो गई, ये हो गए मुसलमान ईसाई जैन धर्म। रक्षा के क्षेत्र में 2021 में आते हैं तो हम देखते हैं उस समय कोविड-19 का दौर था और
रक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो 2021 में देख लेते हैं सर्वप्रथम, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं कि 2021 में सऊदी अरब और इंडिया की जो नौसेना है दोनों ने एक संयुक्त अभ्यास किया था, यानी कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की थी, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंद एक्सरसाइज। इसका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत और सऊदी अरब के बीच 2021 में जो नौसेना अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या है, तो अल मोहम्मद अल हिंद। चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में देखते हैं कि भारत ने कई कोविड वैक्सीन है जो सऊदी अरब को प्रोवाइड कराई, और सऊदी अरब ने बदले में भारत को लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। तो एक तरीके से देखते हैं तो ये सकारात्मक पहलू हमें समझ में आता है। जैसा कि हमें सकारात्मक पहलू एक ये समझ में आता है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का है वो बड़ा है 2021 की तुलना में। एक सकारात्मक पहलू ये, दूसरा सकारात्मक पहलू जो संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है जैसे मेंस में लिखने के लिए आएगा कैसे संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं, तो मैं समझ साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का आदान प्रदान कोविड-19 के टाइम वैक्सीन और लिक्विड ऑक्सीजन का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। साथ ही साथ में सऊदी अरब ने एक विजन 2030 लॉन्च किया है। अब जानते हैं कि सऊदी अरब का जो विजन 2030 है इससे भारत को क्या फायदा है। तो सऊदी अरब ने अपना ये माना है कि एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर में वह अपने वृद्धि करना चाहता है। सऊदी अरब एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर में वृद्धि करना चाहता है, और स्वाभाविक है जब एफडीआई को बढ़ाना चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, क्योंकि सऊदी अरब और भारत का एक दोस्त भी है और संबंध इस समय मजबूत है, तो भारत में भी एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा तो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। गैस और तेल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है सऊदी अरब अपनी, तो जो अभी गैस और तेल की जो पूर्ति सप्लाई भारत को दे रहा है, हो सकता है और तेल या गैस भारत को मिलने लगे। अगले 10 वर्षों में रिन्यूएबल नवीकृत ऊर्जा और नवीकृत टेक्नोलॉजी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का हब बनना चाहता है, तो भारत को भी फायदा हो सकता है। और ये देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें वर्तमान समय में 122 देश हैं, 73वें सदस्य के रूप में सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किए थे। साथ ही साथ में से अनमुद्दे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, आतंकवाद का मुद्दा हुआ, आतंकवाद वित्त पोषण का मुद्दा हुआ, इसके खिलाफ भारत भी रहता है और इसके खिलाफ संयुक्त ये सऊदी अरब भी रहता है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ दोनों की संयुक्त लड़ाई है और संयुक्त विचार है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा के मामले में भी यह देश मजबूत बनना चाहता है। तो इस प्रकार से हमने ऑल ओवर व्यू देखा कि भारत सऊदी अरब के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक ऑल ओवर व्यू जान लेते हैं। पहला, आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं तो भारत और सऊदी अरब के बीच जो संबंध है व्यापारिक क्षेत्र में, तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। क्लियर। दूसरा देखते हैं कि जो भारत को सप्लाई करने वाले, तेल सप्लाई करने वाले जो देश हैं अरब गल्फ कंट्री में से, उसमें से 7 देशों में से एक सऊदी अरब भी है। दूसरा पॉइंट हो गया व्यापारिक दृष्टि से। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, 10.7% हो गया, 5.8% से बढ़कर, तो हाल ही में इन्वेस्टमेंट में फायदा है। धार्मिक पक्ष को उठाकर देखते हैं तो सर्वप्रथम देखेंगे प्रवासी भारतीयों के रूप में यानी डायस्पोरा के रूप में 30 लाख भारतीय लोग रहते हैं। कहाँ? सऊदी अरब में। 30 लाख लोगों में से सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की है। मुसलमानों में कहाँ के मुसलमान है? किस समुदाय के? केरल के, मलयालम भाषा के। दूसरे नंबर पर तेलंगाना के। मुसलमानों के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भारत की सऊदी अरब में रहने वाली, वो किसकी है? ईसाइयों की 5%। उसके अलावा अन्य धर्म वाले 2% हैं।
अब शहर के रूप में देखते हैं तो देखते हैं सब सर्वाधिक रियाद में 10 लाख लोग भारतीय रहते हैं, फिर उसके बाद जिद्दा, दमन, जतेल और जिजान में, अन्य शहरों में। एक सकारात्मक पक्ष हज यात्रा के रूप में भी जान लेते हैं धार्मिक। भारत में मुसलमान है, चूंकि मक्का और मदीना जो शहर हैं वो सऊदी अरब में ही है, इसलिए प्रत्येक वर्ष हज यात्री जाते हैं। और हाल ही में भारत से जाने वाले हज यात्रियों की संख्या बढ़ाकर सऊदी अरब की सरकार ने जो 1,70,000 थी उससे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। तो एक सकारात्मक पहलू यह है कि तीसरा बढ़ा दिया। रक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो एक एक्सरसाइज याद रखना है, 2021 में हुआ अल मोहम्मद अल हिंद एक्सरसाइज, जो कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरब की। चिकित्सा के क्षेत्र में नजर डाल लेते हैं तो कोविड-19 का दौर है, दोनों का एक्सचेंज कोविड-19 वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड करवाई किसी सऊदी अरब को, सऊदी अरब ने बदले में क्या दिया, लिक्विड ऑक्सीजन। यानी कि आदान प्रदान एक्सचेंज हो रहा है, जहां भी एक्सचेंज हो, यह बात जान लेना गुरु, क्षेत्र कोई भी हो, अगर जहां भी एक्सचेंज हो तो समझ लेना कि संबंध बहुत मजबूत हैं। और पता चले हमने दिया आपने नहीं दिया, या एक व्यक्ति ने कुछ दिया गिफ्ट दी वगैरह या कुछ दिया पैसे दिया और दूसरे ने क्यों, तो समझ लेना संबंध मजबूत नहीं है। तो ये मजबूत संबंध की तरफ एक इशारा है। जो सऊदी अरब का विजन 2030 है कि अपने एफडीआई और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, तो भारत को भी फायदा होगा। दूसरा इसका है तेल और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, तो भारत को फायदा है कहीं ना कहीं। 10 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का हब बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत से टेक्नोलॉजी लेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत भी सदस्य और सऊदी अरब भी सदस्य, तो ये भी दोस्ती है। आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिए जो दोनों की राह है वो एक ही है कि दोनों इसके खिलाफ हैं दोनों देश। यह भी संबंध मजबूती को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी दर्शाता है। तो एक इतना ऑल ओवर व्यू हमने ये जाना कि भारत और सऊदी अरब का जो वर्तमान रिलेशन है वो क्या है और कैसे चल रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि अब कोई भी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जान लिया था कि भारत और संयुक्त अरब की जो रणनीतिक साझेदारी परिषद है, यानी कि सामरिक रणनीतिक साझेदारी परिषद है, वो क्या है, वो भी एक संबंधों के रूप में है। इसमें हमने जाना कि विजन 2030 क्या है और किस प्रकार से भारत के लिए सऊदी अरब और सऊदी अरब के लिए भारत जिम्मेदार है, मतलब एक दूसरे के लिए लाभदायक है। अगला पार्ट हम लाएंगे जो हाल ही में चर्चा में है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन या यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, या इसे बोलेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, क्योंकि हाल ही में G20 की जो बैठक हुई है नई दिल्ली में, भारत ने इसका प्रस्ताव किया है। तो यह क्या है, और देखेंगे कि चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वह क्या है। साथ में यह जानेंगे कि जो BRI प्रोजेक्ट है वह किस प्रकार से अन्य देश चीन के एक कर्ज में डूबते जा रहे थे, और यह जो प्रोजेक्ट है अभी हाल का जिसकी घोषणा G20 में हुई है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह BRI से किस प्रकार से अच्छा है, या देखेंगे कि उससे सकारात्मक है या नकारात्मक है, या उससे क्या है ये प्रोजेक्ट, ये समझेंगे। वो कल की अगले पार्ट की विषय की बात है। तो जी हाँ, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इसी प्रकार से आपको संपूर्ण कंक्लूजन देता रहूँगा करंट अफेयर का, और जो भी करंट कंटेंट है, चाहे वो सोशल इश्यू से संबंधित हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यू से संबंधित हो, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक और ओवरव्यू देता रहूँगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।
मैं आपका जय सिंह। अगर आपको जरा सा भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मुझे ऊर्जा प्रदान करने के लिए मेरे चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह पर जाके उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार से आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।